स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस अति विशिष्ट कार्यशाला में। हम लोग अपने नियत उद्देश्यों के अनुरूपण हेतु उसके उसकी पर्याय को धीरे धीरे अपने अपने उद्देश्यों की तरफ आगे बढ़ाने के क्रम में आज अप्रैल 10 2025 में इस क्रम में पहुंच चुके हैं कि हृदय के विषय में हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। और इसी क्रम में मैंने आप सभी को आमंत्रित किया और ये क्रम धीरे धीरे एक परिवार के रूप में परिवर्तित हो गया। पूर्ववत में मैंने ये अपेक्षा की थी कि कुछ 10-20 लोगों के बीच में बैठ के हम लोग ये वार्ता करेंगे और ये जानने की पुरजोर कोशिश करेंगे कि आखिर ये हृदय नाम की विषय वस्तु क्या है जिससे पूरा समाज डरा हुआ है। और खास करके जब समाज की हम बात करते हैं तो इसमें ना केवल मेडिकल साइंस के लोग आते हैं, अभी तो ऐसे लोग भी उपस्थित हैं जो लोग इस समय हृदय को अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे और वो उसी विधा में कार्य करते हैं जिसमें आयुर्वेद के लोग हों, नेचुरोपैथी के लोग हों, योग के लोग हों, इत्यादि इत्यादि। पिछले दिनों एक संदेश आया, एक किसी योगाचार्य की मृत्यु हुई और उस मृत्यु के उपरांत से पूरे देश में हास्य विनोद का कारण बना हुआ है। और मैं समझता हूँ कि सभी लोग इस हास्य विनोद में प्रतिभाग कर रहे हैं कि योग अध्यापक भी ऐसी मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं जो साधारणतया नहीं होना चाहिए था। योग इंडस्ट्री, योग का पूरा समुदाय इस बात से बहुत डरा हुआ भी रहा है और मैं पिछले कुछ दिनों से आप सभी के मध्य में बहुत सारे वीडियोस को भी शेयर किया हूं जिसमें आप सभी ने ये देखा कि कितनी स्थितियां बिगड़ी हुई हैं, कितनी परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं। छोटे से बच्चे को, मतलब जो छोटी सी बच्ची है, स्कूल गई बैठी और उसे हार्ट अटैक आ गया, उसकी मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति जो अपने विवाह में गया हुआ है वो अपने विवाह में घोड़े पे बैठे बैठे ही उसकी मृत्यु उसके निकट आ जाती है। एक व्यक्ति जो नृत्य कर रहा है उसको मृत्यु हो जाती है। लड़की जो किसी शादी में गई हुई है और नृत्य कर रही है उसे मृत्यु आ जाती है। यानी ऐसे ऐसे लोग जिनको, जैसे राजू श्रीवास्तव जी, जैसे पुनीत जो स्टार थे साउथ के, दक्षिण भारत के, ऐसे ऐसे लोग हार्ट अटैक के कारण से, हृदयघात के कारण से मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, जो हमारे लिए लगभग लगभग असहनीय है, अतुलनीय है। और मैं नहीं चाहता, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के नाते, कि हमारे समुदाय से कोई भी व्यक्ति हृदयघात के कारण से मरे। ऐसे में कुछ विद्वान लोगों को हमने आमंत्रित किया है जो अगले 4-5 दिनों में आपके मध्य हृदय के संबंध में सारी वो बातें करेंगे जो आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान देगा। और मैं ये चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि आप लोग इस पूरी व्यवस्था को, पूरे क्रम को वैश्विक आयाम दीजिए। मैं चाहता हूं कि इस हृदय के रोग को, हृदय की व्यवस्था को, कार्डियक अरेस्ट को, जो भी उसका इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट है, जो भी उसकी संवेदनाएं हैं, जो भी उसका कारक है, उन सबको आप लोग समझे। और एज अ योग टीचर, एज अ योग अध्यापक पूरे देश में एक मुहिम चलाइए कि योग शिक्षकों ने ये जिम्मेदारी उठा रखी है कि आगे हार्ट अटैक नहीं होगा। कोरोना के बाद से हुई जो जो मेडिसिनल त्रासदी कही जा सकती है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है, बहुत सारी रिसर्च का ये मानना है कि कोरोना की मेडिसिन ने हृदय को कमजोर किया है, उसकी वाहिकाओं को कमजोर किया है, उसकी वॉल को कमजोर किया। तो ऐसे में हम लोग कैसे इसे मजबूत रख सकते हैं, आज इसी विषय पे विशिष्ट टॉक रखने के लिए हमने अपने योग समुदाय के अति विशिष्ट वक्ताओं को आमंत्रित किया है, जिसमें आज हमारे बीच में डॉक्टर सल्लू गुप्ता मैडम होंगी, शालू गुप्ता मैडम होंगी। स्पेलिंग में शालू भी लिखती हैं तो थोड़ा सा स्पेल एरर हो जाता है। आप चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं समशुद्धि रेसिडेंशियल नेचुरोपैथी और पंचकर्मा हॉस्पिटल गुड़गांव में। आप बेसिकली पहले एक इंजीनियर थी, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के उपरांत आपने तकरीबन ह्यूमैनिटीज़ को समझा और आपने मानवता के क्रम में पिछले 14 वर्षों से योगा और नेचुरोपैथी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और धीरे धीरे अपने पूरे जीवन को समाज सेवा में आपने संलिप्त कर रखा है। आपका करियर हजारों पेशेंट्स को ठीक करने के क्रम में एक एक सफलतम करियर कहा जा सकता है। आपने आईबीएस, डायबिटीज, ग्लूकोमा, सिरोसिस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे न जाने कितने बीमारियों पे भी कार्य किया है। आपका विश्वास है कि 80% डिजीज जो है वो घर से या घर के आसपास के वातावरण से या प्रकृति के उपयोग से ठीक की जा सकती है। आप जो है बहुत सारे वैश्विक विश्वविद्यालयों में और विश्व के अन्य देशों में आप वक्ता रही हैं, जिसमें आप ग्लॉस्टन कैनबिज 2023 कॉन्फ्रेंस में पेन मैनेजमेंट यूजिंग कैनबिज के माध्यम से आप गेस्ट स्पीकर रही हैं। आप हाइड्रोथेरेपी पे आपने कार्य किया है, आपने मेंटल हेल्थ पे कार्य किया है, फास्टिंग बेनिफिट्स पे आपने कार्य किया है, नेचुरोपैथी इफेक्ट्स पे कार्य किया है, और ऐसे हजारों ऐसे ऐसे उपक्रम है जिस पे आपने अपना उद्बोधन दिया है और आपने इस विषय पे कार्य किया है। मैं आप सभी के और एसके योगा परिवार के सभी मेंबर्स के द्वारा आपका जोरदार तालियों से एक बार मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सभी के बीच डॉक्टर शैलू गुप्ता मैम, स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्ते मैम, आप बिल्कुल ऑडिबल है। परफेक्ट। यस। मैं आपसे आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे अपने बीच बुलाया
और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। अ, विनोद कश्यप जी का भी दिल से आभार। इनसे तो बहुत ही पुराना संबंध है। देखिए, मुझे जो मैंने पूछा था वो भी यही था कि जितने भी लोग इस सेशन में हैं, पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं, वो किसी ना किसी तरीके से योग से जुड़े हैं। तो आई एम श्योर आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान होगा। परंतु देखिए, मैं एक इंडोर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल को चलाती हूँ। और हमारे दो हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में जो चलते हैं। 15 से 17 साल के करीबन हुए हैं कि मैं इस फील्ड में हूँ। तो जनरली मेरे पास बहुत से योग के टीचर्स ने भी काम किया है। योग के टीचर्स मेरे अंडर भी हैं बहुत सारे। तो कुछ कुछ चीजें जैसे हमने कहा कि मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। बहुत सारे लोग जो योगा से जुड़े हैं, तो योगा को वो सिर्फ एक योग आसन तक सीमित कर लेते हैं और बाकी कुछ भी चीजें फॉलो नहीं हो पाती हैं लाइफ में। तो आज हम बड़ी प्रैक्टिकल बात करेंगे। हमारा विषय है आज हार्ट अटैक और स्पेशली हार्ट डिजीज। अगर हम उसकी बात करें, मेडिकल टर्म्स की बात करें, एनाटॉमी की उसकी बात करें, तो हम जनरली हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारी है उन डिजीजेस को हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। आई होप आप सबको पता ही होगा। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को हमने काफी सारी चीजों में बाइफरकेट कर दिया है, जिसमें हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो हार्ट की ही बीमारी है। नंबर टू, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। थर्ड है वल्वुलर हार्ट डिजीज। फोर्थ है हमारा स्ट्रोक, जिसे हम हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक बोलते हैं। फिफ्थ है हमारा न्यूमेटिक फीवर। अगर हम डब्ल्यू एच ओ की गाइडलाइंस देखें तो यही है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो हैं, उनसे करीबन पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में 12 मिलियन डेथ्स होती हैं हर साल। इसका मतलब बहुत से लोग हार्ट अटैक से ग्रस्त हैं। हार्ट अटैक के मल्टीपल मल्टीपल रीजंस हैं। पहले देखिए, समझते हैं कि हार्ट अटैक है क्या। देखिए, हार्ट अटैक का मतलब क्या है कि हार्ट अटैक एक मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, जिसमें जनरली क्या होता है कि हार्ट में जितनी भी जाने वाली मसल्स है, देखिए हार्ट में हजारों मसल्स जाती हैं। आई एम श्योर आप सब लोगों ने हार्ट का डायग्राम देखा होगा। हमारी बॉडी में आप कोई भी डायग्राम देखें सर्कुलेटरी सिस्टम में, या आप हमारे एब्डोमेन का देखें, या फिर आप पैनक्रियास का देखें, अगर आप लिवर को देखें, हर चीज को समझना बहुत ही आसान है, लेकिन हार्ट का डायग्राम बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि हार्ट तक जाने वाली वेन्स, आर्टरीज बहुत ही सारी हैं जो जाती हैं। कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, कोई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं। तो जनरली जब भी हमारी आर्टरीज जो हार्ट तक ब्लड लेकर जा रही है या हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक लेके जा रही है, किसी में भी ब्लॉकेज हो जाता है और सडन ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हमें हार्ट अटैक फील होता है कि वहां पर खून का दौरा रुक गया और हार्ट हार्ट अटैक हो गया। जनरली हार्ट अटैक हमारा इस सिचुएशन में होता है, जिसमें क्या होता है कि उस एरिया तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और उस हार्ट टिश्यू का डैमेज हो जाता है, जिससे सडन डेथ भी हो जाती है बहुत से केसेस में। तो जनरली हार्ट अटैक के क्या क्या रीजंस हैं उस पर बात करते हैं सबसे पहले। देखिए, हार्ट अटैक के दो फैक्टर्स हैं। एक को हम कहेंगे मेजर फैक्टर, एक को कहेंगे हम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। मेजर फैक्टर तो वो है कि जिनकी वजह से हार्ट अटैक की बहुत बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स वो होते हैं कि अगर मैं एक बिल्कुल हेल्दी इंडिविजुअल हूँ और मैंने अपने लाइफस्टाइल में ये चीजें ऐड ऑन कर ली हैं, इस वजह से मुझे हार्ट डिजीज हो गया, तो उन्हें हम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। तो पहले हम बात करेंगे मेजर फैक्टर्स क्या हैं। पहला फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर। सेकंड फैक्टर है हाई कोलेस्ट्रॉल। जैसे आप लिपिड प्रोफाइल अपना चेक कराते हैं या ट्राइग्लिसराइड्स चेक कराते हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है। आज से 7-8 साल पहले मैं आई वॉज इन अ मीटिंग विद सम एलोपैथी डॉक्टर्स। तो वहां पर किसी ने मुझे कहा कि अराउंड 10 इयर्स बैक किसी ने, वहां पर ये मुद्दा चल रहा था कि स्टैटिन जो है वो एक नई नई मेडिसिन आई थी। तो ये था कि अब से हम 30-32 इयर्स के लोग जब भी वो कंसल्टेशन के लिए आएंगे, तो हम उन्हें एक मेडिसिन साथ साथ दे देंगे कि इसे आप खाते ही रहो एज अ प्रिकॉशन। क्योंकि ये माना जाता था कि 30 से 32 साल का यूथ आजकल इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेता है कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल फॉर सम रीजन हाई हो ही जाएगा। तो एज अ प्रिकॉशन उसको एक मेडिसिन दे दी गई कि आप इसको एज अ प्रिकॉशन खाते रहिए। तो हाई कोलेस्ट्रॉल जनरली
इट इज ड्यू टू योर, अभी अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगी, अभी आई एम जस्ट गिविंग यू अ जस्ट। हाई कोलेस्ट्रॉल का रीजन हमारी इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स भी है बहुत हद तक, बट जनरली जो लोग नॉन वेजिटेरियन मील खाते हैं उन लोगों का कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल मेजरली हाई ही रहता है। देन डायबिटीज इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी नोन रीजन ऑफ हार्ट अटैक। देखिए आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनसे जब आप बात करते हैं तो हम वो जनरली, आप अगर उनसे ये पूछें कि आपको कब से डायबिटीज है, तो लोग कहते हैं जी हमें 20 साल से डायबिटीज है, 25 साल से डायबिटीज है। क्या आप लोगों ने, आई एम श्योर, वैसे तो आप लोग योग से जुड़े हैं, आपके संपर्क में तो ऐसे लोग आए होंगे या आपने ऐसे लोगों को ठीक किया होगा जिन्होंने कहा होगा जी मुझे तो डायबिटीज 6 महीने से ही हुई है और मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। मैंने 2 महीने योग किया और मेरी डायबिटीज बिल्कुल ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग शायद आपने सुने होंगे, बट जनरली ऐसे लोग देखने में नहीं आते हैं। यही सुनने में आता है कि 20 साल से इसे डायबिटीज की बीमारी है और 20 साल से पेशेंट दवा खा रहा है और अब इसका इंसुलिन स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे और मेडिसिन स्टार्ट हो जाएगी। एलोपैथी का जनरली यही ट्रेंड रहता है। तो डायबिटीज जिन लोगों को बहुत लंबे समय से है उनको भी हार्ट डिजीजेस होने का बहुत ज्यादा चांस है। उसके बाद आती है आपकी स्मोकिंग। जो लोग बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं दे आर वेरी मच प्रोन टू हार्ट डिजीज। जिन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, जो लोग बहुत ही आराम परस्त हैं या जो लोग हिलना ही नहीं चाहते हैं, या जिन लोगों को किसी भी कारणवश कोई ऐसी बीमारी लग गई जिसके कारण वो कोई फिजिकल वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी हार्ट डिजीज होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। उसके बाद हेरिडिटरी फैक्टर्स आते हैं। हेरिडिटरी फैक्टर्स में जनरली अगर आपके पेरेंट्स को 55 इयर्स की एज से पहले कोई बीमारी थी और हार्ट की बीमारी थी 55 साल से पहले, तो वो आपके अंदर जेनेटिकली आ जाती है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स को 55 साल के बाद कोई हार्ट डिजीज हुआ है तो उससे आपका कोई रिलेशन नहीं है। देन एज फैक्टर, ऑफ कोर्स एज यू ग्रो इन योर एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं उनकी वर्क कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है एज द एज फैक्टर। और आपको कहीं ना कहीं आपका हार्ट वीक, लंग्स वीक, किडनीज वीक, वो धीरे धीरे ऐसे होता जाता है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो हमारी हार्ट प्रॉब्लम्स में मेजर फैक्टर है। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स पे। अब देखिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज का यूथ है 25 से लेकर 45 साल की उम्र तक का, हम लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं। एज एन हम लोग इस 15 से 20 साल में ना जाने क्या मिल जाए, वी आर ट्राइंग टू अचीव एनी एंड एवरीथिंग। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हो और बहुत सारा पैसा भी कमा लें, बहुत अच्छा हमारा जॉब भी हो। तो ये सब पाने की भागा दौड़ में हम लोग बहुत सारा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत सारी हम लोग टेंशन्स ले लेते हैं, जिसके कारण ये जो स्ट्रेस नाम का वर्ड है ना, स्ट्रेस, ये बहुत ज्यादा ओवर पावर हो गया इंडस्ट्री में। और मेडिकल साइंस ने तो स्ट्रेस के नाम पर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा इसको एक मेजर ऐसा फैक्टर बना लिया है जो जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा, साइकेट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर दिया है। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम एक्स्ट्रा हॉर्मोन्स रिलीज करता है। ये हॉर्मोन्स हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी जो इंटरनल हार्ट की आर्टरीज हैं उसकी लाइनिंग में इंजरी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे आर्टरीज हील होती हैं, जब इंजरी हुई, इंजरी के बाद जैसे जैसे आर्टरीज हील होती हैं, तो आर्टरीज की जो वॉल है वो हार्ड हो जाती है और थिक हो जाती है, जिसकी वजह से उस पर प्लेग बिल्डअप हो जाता है। तो आपने जनरली देखा होगा कि यदि आपके पास कोई पेशेंट आता है या आप किसी के पास जाते हैं और आपके जीवन में 3-4 साल कुछ ऐसे थे जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, तो उस समय शरीर में अ, अब उसको कैसे कहेंगे कि अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है 1-2 साल, तो उस वक्त जो आपने शरीर का नुकसान कर लिया वो सालों साल नहीं भरता है। तो इसीलिए इसलिए कहा जाता है चिंता चिता के समान है, आप सब लोग जानते हैं। तो स्ट्रेस जनरली इट अफेक्ट्स योर हार्ट। आप देखते हैं ना, अगर एक झूला है उसमें से हम एकदम से नीचे आते हैं तो हमारे पेट में बटरफ्लाईज होती है और हार्ट एकदम से, हम घबरा जाते हैं, हमारी धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। तो स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर रीजन। तो अगर आप में से किसी को कभी स्ट्रेस होता है तो ना, तो चाहते हुए भी उसको ओवर पावर अपने आप को ना करने दें।
दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। सेकेंडली, स्ट्रेस जो है वो आपके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी बढ़ा देता है, जो आपके ब्लड में सर्कुलेट होते हैं। और इससे क्या होता है, आपको अगर जैसे आपने कोई न्यूज सुनी, आप एकदम से घबरा गए, तो बॉडी में बहुत जगह क्लॉट्स बन जाते हैं। तो जनरली आपने देखा है ना कि हार्ट अटैक, अगर हम बात करते हैं हार्ट अटैक क्यों हुआ, कोई कहता है कि किसी को उसके कारोबार में कोई नुकसान हो गया, या फिर किसी की डेथ के बारे में सुन लिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, या किसी ने अचानक से सुना कि उसके बच्चे को कोई बीमारी है, तो अचानक से हार्ट अटैक हो गया। तो स्ट्रेस जो है वो तुरंत से ही आपको आपके हार्ट को अफेक्ट करता है। सेकेंड रीजन जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है उसमें है सेक्स हार्मोन्स। बहुत सारे लोग जो हार्मोन्स की मेडिसिन खाते हैं आजकल, क्या है, फॉर द फीमेल्स जो पीसीओडी है, या फिर इनफर्टिलिटी है, या फिर आप मोटे हो रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर इन हेयर ग्रोथ है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने क्या किया है, दे हैव स्टार्टेड गिविंग यू पिल्स फॉर हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स को बैलेंस करने की भी पिल्स बहुत सारे लोग खा रहे हैं। दैट ऑल्सो अफेक्ट्स योर हार्ट हेल्थ। थर्डली, बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो फीमेल्स बहुत सारी जो बर्थ को कंट्रोल करने के लिए जब वो पिल्स खाती हैं, यू यू कैन नेवर थिंक, आई एम टेलिंग यू, मेरे पास इतने मेजर केसेस आ रहे हैं आजकल। पहले का समय कुछ और था, जो आपके पेरेंट्स का समय था, उस वक्त जो गर्भ निरोधक गोलियां थी ना, वो शायद इतनी हार्मफुल नहीं होती थी। लेकिन जो आजकल पिल्स हैं, बिकॉज हमारी पिल्स का तो इन्वेंशन हर कुछ कुछ दिन बाद होता रहता है, राइट? तो जो आजकल हमारी बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स हैं, वो बहुत ही मेजर इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर लाती हैं, एंड दैट अफेक्ट्स योर हार्ट हेल्थ। एंड देन अल्कोहल। ऑफ कोर्स, जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हैं, जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, अल्कोहल डायरेक्टली अफेक्ट्स योर लिवर एंड इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर हार्ट। जिसकी लिवर हेल्थ खराब है, उसकी हार्ट हेल्थ खराब होगी ही हो। देन सिम्टम्स। अब अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, यदि आप किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं, और तो अब कैसे पता चलेगा कि हार्ट हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, कि हार्ट अटैक आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो नंबर वन, छाती में दर्द होना। हमारा हार्ट आप सब जानते हैं किस तरफ है। हार्ट हमारा है लेफ्ट तरफ, ठीक है। और हार्ट का साइज होता है, जितना हमारी मुट्ठी का साइज है, करीबन इतना हमारे हार्ट का साइज होता है। तो जनरली अगर आपने कोई न्यूज सुनी, तो अचानक क्या हुआ, हम कहते हैं ना मेरा दिल बैठ गया। जनरली एक ऐसी टर्म यूज करते हैं ना, कि दिल बैठा जा रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, तो इसी से समझते हैं कि अगर हार्ट अटैक की कोई सिचुएशन होती है, तो पहली चीज है घबराहट, बहुत ऐसी घबराहट जिसका समझ में नहीं आता इसको कैसे क्योर करें। सेकेंड है छाती में दर्द। बहुत बार छाती में दर्द होता है और लेफ्ट वाले हाथ में दर्द होता है। देखिए, हार्ट अटैक को बहुत बार जब लोगों को एसिडिटी होती है ना, तो उसको हार्ट अटैक से मिसलेड कर दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को जब कुछ उन्होंने खाया और खाने के बाद वो नहीं ढंग से पच पाया, तो उनको एसिड बनता है। एसिड बनने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो जाता है बहुत बार, और आपको बहुत बुरी तरीके से घबराहट होती है। आपको लगता है वॉमिटिंग हो जाएगी, या आपको नौसिया फीलिंग आती है। बहुत बार क्या होता है, आपके इस हाथ में दर्द भी शुरू होता है। तो बहुत सारे लोग जब वो व्हेन दे रश टू द डॉक्टर, तो डॉक्टर्स उनका ईसीजी कराते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि सीधा एनजीओ कर देते हैं। और मल्टीपल टाइम्स हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जब उनकी सर्जरी स्टंट भी डल जाता है, और बाद में पता लगता है देयर वाज नो हार्ट इश्यू। तो हार्ट की प्रॉब्लम और एसिडिटी की प्रॉब्लम, बहुत बार इनके सिम्टम्स सेम सेम होते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली इस वक्त बिहेव करना है। तो नंबर वन, चेस्ट पेन। नंबर टू, हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर भी हाई का मतलब है, देखो जनरल जो हमारा ऑन पेपर्स ब्लड प्रेशर है, वो हमारा 120/80। तो 130, 140, 150, 160 भी कोई बहुत हाई ब्लड प्रेशर नहीं माना जाता है। बट हाँ, अगर आप 20 साल के, 15 साल के बच्चे का 160 कहेंगे, तो बहुत हाई है। बट विद द एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है, मतलब इफ यू आर 40, इफ यू आर 50, तो हम जनरली कहते हैं 100+ एज। जैसे आप 50 ईयर्स के हो, तो 100+50 मतलब 150 भी है, तो इट इज ओके। अगर आप 60 ईयर्स के हो, तो 160 भी है, तो इट इज ओके। लेकिन अगर 170, 180, 200, 210 है, तो फॉर श्योर इट इज गोइंग टू बी इधर ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट हार्ट स्ट्रोक। तो आपको ब्लड प्रेशर को बहुत इंटेलिजेंटली मेजर करना है। नीचे वाला भी 90+ है, तो ऐसा नहीं हार्ट अटैक आ जाएगा, बट इट हैज टू बी कंट्रोल्ड, इट हैज टू बी अंडर कंट्रोल। देन है, आपको ऐसा लगेगा बॉडी में टाइटनेस हो गई है, जकड़न सी हो गई बॉडी, शायद आपके पैर हाथ ऐसे से हल्के से जकड़ गए हैं बिल्कुल।
आपको ऐसा लगने लगेगा जब हार्ट स्ट्रोक की बात आई। देन पेन रेडिएटिंग टू आर्म्स, जो मैंने कहा हाथ में तो पेन जाएगा ही, लेकिन आपको ऐसा लगेगा आपके जॉ में भी पेन आया और आपके बैक में भी पेन गया है पीछे, तो वो भी काइंड ऑफ हार्ट अटैक का सिम्टम है। बहुत बार क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको सांस नहीं आ रहा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, नौसिया हो जाता है, प्यूकिश फीलिंग होती है। ये वाली फीलिंग एसिडिटी में भी होती है। तो यू नीड टू, जो जो होम रेमेडीज है ना, अगर देखो पहली चीज है, हमने माना कि चलो एसिडिटी है, तो सबसे पहली चीज है आपने अजवाइन ले लिया हल्का सा नमक से, आपका अजवाइन अंदर गया तो आप बर्पिंग जनरली करते हो, आपका एसिड रिलीज हो जाता है। नंबर टू, दिस इज वायु मुद्रा, जो आपकी बॉडी से वायु को निकालती है। आपने वायु मुद्रा की, आपको बर्पिंग हुई, आपको फार्टिंग हुई, और आपको ऐसा लगेगा कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हो। तीसरी चीज है, ये आपका हाथ है, दिस इज योर हैंड, इसके ये जो पॉइंट्स हैं ये बीच वाले, जब आप इनको प्रेस करते हो तो आपको ऐसा लगता है आपको डकारें आ रही है, तो आपका, अगर आपका एसिड है तो आप रिलैक्स हो जाओगे थोड़ा सा। और उसके बाद है आपको हल्का सा, आपने या तो गर्म पानी में पैर रख लिए या मलासन में बैठ गए, कि अगर एसिड है या गैस बन रही है तो आपको एसिड, या तो मोशन पास हो जाएगा और आपका पेट खाली हो जाएगा, फिर आप रिलैक्स हो जाओगे। 5-7 मिनट की छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, अगर आपको लगेगा कि नहीं इससे भी रिलैक्स हो रहा है, देन मे यू मे रश टू द डॉक्टर। उसके अलावा भी बहुत सारी होम रेमेडीज हैं जो आप पहले ट्राई कर सकते हैं, जैसे सीपीआर देना। आई एम नॉट श्योर कि सीपीआर यहाँ किसी को थोड़ा ऐसे डिमोन्स्ट्रेट करना भी डिफिकल्ट है, बट मैं आपको और भी कई सारी चीजें बताती हूँ जो हम कर सकते हैं। उसके बाद है कि हार्ट अटैक के भी टाइप्स होते हैं। हार्ट अटैक जो है वो कंप्लीट ब्लॉकेज पे भी होता है, पार्शियल ब्लॉकेज पे भी होता है। जब कंप्लीट ब्लॉकेज पे हार्ट अटैक होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टेमी हार्ट अटैक, और अगर पार्शियल ब्लॉकेज पे होता है तो एनस्टेमी हार्ट हार्ट अटैक। दीज आर जस्ट द मेडिकल टर्म्स। उसके बाद है कि हार्ट अटैक क्यों डेंजरस है, आपको पता है, इट कैन टेक योर लाइफ एट द वेरी इंस्टेंट, एकदम से आपकी जान ले सकता है। देन हमें ये देखना है कि हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है। मतलब हमें, अब हमने देखा कि हार्ट अटैक क्या होता है, क्या सिम्टम्स हैं, और क्या क्या रीजंस हैं मेजर, मैंने आपको फैक्टर्स बताए ना। अब हम देखते हैं कि इसको, अगर हमें हार्ट अटैक से बचना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि होमवर्क बहुत सारा है, होमवर्क करेंगे तो हम हार्ट अटैक से बच पाएंगे। नाउ, पहली चीज है, नंबर वन इज आहार। आहार, फूड इज द मेडिसिन। पहला चीज है आहार। देखिए, योग का अर्थ क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यही योग है। लेकिन हमने शायद योग को सिर्फ प्राणायाम और आसन तक सीमित कर दिया है। मैंने जैसा आपको, जैसे मैंने सेशन स्टार्ट किया था, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने बहुत से योग टीचर्स के साथ काम किया है, तो बहुत सारे जो नए बच्चे होते हैं जिन्होंने योग स्टार्ट किया होता है, वो बहुत अच्छे आसन कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्राणायाम कराते हैं, बट उनका आहार पर कोई एक्सपर्टीज नहीं है, उनको डाइट का ना वो खुद फॉलो करते हैं, ना वो किसी को बताते हैं। सेकेंडली, यम और नियम का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ हाइजीन। श्योर यू ऑल नो अबाउट इट। तो शरीर शुद्धि, आहार शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज है ईट हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। उसके बाद है कि आपको फिजिकली बहुत एक्टिव रहना है। मतलब आप ये समझिए कि एक्टिव रहना और कम से कम 30 to 40 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज करना आपको करना ही करना है। जो वॉक है, वॉक करना इज अ फिजिकल एक्टिविटी बट इट इज नॉट एन एक्सरसाइज। तो वॉक करना, सिर्फ वॉक करना इज नॉट इनफ। 30 to 40 मिनट्स की फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है। चाहे आप उसमें डांस करें, चाहे आप सूर्य नमस्कार करें, चाहे आप सूक्ष्म व्यायाम करें, चाहे आप किसी भी तरह के कुछ आसन करें, चाहे आप जुम्बा करें, जो भी हमारी आधुनिक तरीकों में बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो 30 to 35 मिनट्स का फिजिकल एक्सरसाइज मस्ट है, किसी और के लिए नहीं, आपके लिए। देन आपको एक हेल्दी वेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जब भी, देखिए आप सब लोग योग से जुड़े हैं, एटलीस्ट जो इस ग्रुप में है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। देखिए, एक तो होता है आइडल वेट। आइडल वेट मैं बहुत ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि आइडल हम जमाने में नहीं जी रहे हैं, और ना ही हम आइडल लाइफस्टाइल जीते हैं। लेकिन जो आइडल वेट है, उससे 4-5-6 किलो भी अगर हमारा ऊपर है, दैट शुड बी ओके। लेकिन उससे ज्यादा अगर आपका वेट जाएगा तो आपको हेड्स अप हो जाना चाहिए कि नहीं, अब मेरा वेट जा ऊपर जा रहा है, आई हैव टू गेट बैक टू माई
ओरिजिनल वेट। तो अब देखिए हमारे पास जनरली 140 150 केजी के लोग भी आते हैं, और जवाब जवाब क्या होता है जी, पता नहीं कैसे बढ़ गया वेट। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए कि पता नहीं वजन कैसे बढ़ गया। हमारा वजन 2 किलो भी बढ़ता है तो हमें पता होना चाहिए। तो वी शुड हैव अ हेल्दी वेट। देन जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं, इमीडिएटली स्मोकिंग को छोड़ दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर लंग्स। देखिए लंग्स और दांत, यही दो चीजें हैं हमारी बॉडी में जो खराब हो जाती है तो कभी भी रिकवर नहीं होती। नहीं तो हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग पावर है जो हमें भगवान ने लगा कर भेजी है। तो बॉडी में कुछ भी कट गया, वो यूं किया हील हो गया, फ्रैक्चर हुआ थोड़े दिन में हील हो जाता है, कुछ भी होता है बॉडी में हील हो जाता है। कोई ऑर्गन खराब हुआ, उसको आपने अच्छे से नरिशमेंट दिया, वो हील हो जाएगा। बट लंग्स और दांत ऐसी चीज है जो कभी भी हील नहीं होंगे। इसलिए जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं, शौक अलग चीज है, लेकिन आप अपने शरीर से खिलवाड़ ना करें। लीव स्मोकिंग इंस्टेंटली। देन रिड्यूस योर अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल भी बिल्कुल बंद करना ही पड़ेगा। जो लोग बिल्कुल बंद नहीं कर सकते वो कम करें, धीरे 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 उसको खत्म कर दें। जैसे मैंने कहा, अल्कोहल डायरेक्टली अफेक्ट्स योर लिवर, विच इन टर्न अफेक्ट्स योर हार्ट हेल्थ। देन यू नीड टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल ऑलवेज। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर किसी कारणवश आपको स्ट्रेस हो गया, आपका बीपी बढ़ गया, सबसे पहली चीज है ठंडे पानी से स्नान कर ले। नंबर 2 चीज है गर्म पानी में पैर रख लें। तीसरी चीज है 2 से 3 दिन फलाहार पर चले जाएं। सबसे बेस्ट तरीका है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का। जब भी आपको लगे बहुत स्ट्रेस हो गया और मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, देन लीव इमीडिएटली, खाना इमीडिएटली छोड़ दो। जैसे ही फूड छोड़ोगे, यू विल सी दैट बॉडी विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू। वो सबसे अच्छा तरीका है। देन कीप योर डायबिटीज अंडर कंट्रोल। जो भी लोग डायबिटिक हैं, कोशिश कीजिए, देखिए जनरली फंडामेंटल है कि दवा खाओ और सब खाओ, राइट। तो जो लोग मेडिसिन खाते हैं वो मेडिसिन खाते हैं और कहते हैं हमें तो सब कुछ खाना अलाउड है क्योंकि हम दवा खा रहे हैं। कल भी आए हैड अ पेशेंट, उसको उसका आई एम श्योर आपको पता होगा, 3 महीने का जो शुगर का टेस्ट होता है उसको HbA1c बोलते हैं। तो जब उनका HbA1c हमने चेक किया तो इट वाज, आई मीन ही हैड हिज रिपोर्ट्स, तो उसका HbA1c 7 था। तो मैंने उनसे पूछा, HB आपने तो बहुत अच्छा मेंटेन किया। तो कहते जी मैं तो दवा खाता हूँ और दबा के इमरती कचौड़ी पकौड़े सब खाता हूँ, 500 mg सुबह, 500 mg शाम को, और मेरा HbA1c नॉर्मल है, तो आई एम हैप्पी। तो लोगों को आप एजुकेट करें कि 500 mg सुबह शाम को, वो 1000 mg की मेडिसिन आपके लिवर को, गॉल ब्लैक पैनक्रियास को खत्म कर देगी धीरे धीरे। क्योंकि हर एक चीज की आपको कंट्रोल करने की लिमिट है। तो हम अपनी मर्यादाओं से हम अपनी डिसिप्लिन, मतलब देखिए, डिसिप्लिन एंड रिग्रेट बोथ आर पेनफुल, राइट, चॉइस इज योर्स। तो दैट वी लीव ऑन द पेशेंट कि आपको क्या करना है। देन जो भी आपको जब भी आप किसी भी चिकित्सक से बात करते हैं या आप किसी से परामर्श लेते हैं तो शर्माए नहीं। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको तकलीफ है, उसको डिटेल में बताएं ताकि आपको वो एक ठीक तरीके से इसका सोल्यूशन दे सके। अच्छा, जो नेचुरल मेथड्स हैं, नेचुरल मेथड्स मैंने वही बताया आपको, फिजिकल एक्टिविटी, बैलेंस डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और ये हार्मफुल इफेक्ट्स जो भी आपको इनको अवॉइड करना है। अब हम बात करते हैं योग आसन्स की, जो हमें जो हमारी हार्ट हेल्थ को बेटर करते हैं। योग आसन्स, वैसे आप सब लोग ही योगा में हैं तो मैं योग आसन्स के सिर्फ आपको नाम बताऊंगी। योगासन में देखिए जनरली क्या होता है, एक तो अधोमुक्तासन, अधोमुख स्वनासन, जिसको हम जनरली डाउनवर्ड डॉग पोज बोलते हैं, वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर है ताड़ासन, वो भी हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। देन ट्री पोज जिसको हम बोलते हैं वृक्षासन। देन चेयर पोज, वो भी बहुत बेनिफिशियल है। उत्कटासन। और इसके साथ जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं वो बहुत हेल्प करती हैं। अब क्योंकि हमें ये पता है कि हार्ट की प्रॉब्लम सिर्फ हार्ट ब्लॉकेज से नहीं होगी, इट इज इट इज द रिजल्ट ऑफ आर रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स। हम कोई ना कोई अगर मेडिसिन खा रहे हैं किसी भी बीमारी की, वो भी हमें हार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसके बाद हमारा स्ट्रेस लेवल। तो सबसे ज्यादा जो हम ध्यान देंगे वो हम ध्यान देंगे हमारी सांसों पर। हम कहते हैं ना प्राण वायु, जो हमें प्राण देती है। तो जितना ज्यादा आप ब्रीदिंग को अपनी स्ट्रांग करोगे, इनहेल एक्सहेल, और इनहेल एंड देन होल्ड,
जितना ज्यादा आप धीरे 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 अपनी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपकी बॉडी स्ट्रेंथन होगी, आपकी बॉडी के ऑर्गन स्ट्रेंथन होंगे। आई एम श्योर यू ऑल नो अबाउट द चक्रास, सब जानते हैं चक्रास के बारे में। तो अब जो हमारा हृदय चक्र है, अब देखिए हमारी हर चीज अफेक्ट करती है, आप जानते हैं ना। हर चक्र का एक रंग भी है। अब वो रंग हमें कहाँ से मिलेगा? रंग हमें कहाँ से मिलेगा? रंग मिलेगा हमें सूर्य से, सूर्य की रोशनी से। तो अब आप कहेंगे जी हार्ट हेल्थ में सनलाइट का क्या काम है? तो अब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। वी आर टॉकिंग एब्सोल्युटली साइंस। तो जो लोग सारा दिन बंद कमरों में एसी में रहते हैं, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, उन लोगों की भी हार्ट हेल्थ अफेक्ट होती है। हमें बाहर निकलना है, हमें अपने आप को प्रकृति के करीब लेकर जाना है। जैसे जैसे शरीर के पंच तत्व पूर्ण होंगे, वैसे वैसे हमारी हार्ट हेल्थ बेटर होती जाएगी। तो जितना ज्यादा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे और मेडिटेशन करेंगे, उतना ज्यादा आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। अ, जो हमने फूड की बात की, आहार की, कि क्या आहार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइट में आपको सबसे पहले चीज है जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी फूड आइटम्स हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जनरली पाया जाता है। अब लोग क्या करते हैं? अब उन्हें ये पता लगा जी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल बनने लग गए। आपने शायद सुना भी होगा। तो लोग बाहर से ओमेगा 3 खरीदते हैं और खाते हैं। हमें ये जानना है कि हम अगर कुछ भी हम बाहर से खाते हैं, अ, अगर आप कैल्शियम बाहर से खाते हो, जिंक बाहर से खाते हो, तो वो आपकी बॉडी को कुछ बेनिफिट नहीं दे पाता है। वो आपकी बॉडी में सिर्फ एक प्लेसीबो है कि मैंने कोई मेडिसिन खाई है या मैंने मल्टीविटामिन्स खाए हैं। जब तक वो चीज आहार की फॉर्म में आपकी बॉडी में नहीं जाएगी, बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। देखिए इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि क्या हमारे प्रकृति में कोई भी एक फल बता दीजिए जिसमें सिर्फ कैल्शियम हो। कुछ भी एक ऐसा जिसमें सिर्फ कैल्शियम हो, अब बताइए, है कुछ ऐसा? बनाना। हाँ जी। मैम मैम, मोरिंगा लीव्स आर वन ऑफ द गुड सोर्स। हाँ, देखो आपने क्या कहा, मोरिंगा लीव्स आर वन ऑफ द गुड सोर्स। आपने ये नहीं कहा कि दे आर ओनली कैल्शियम, है ना। तो मैं ये मेरा कहने का मतलब यही है कि जो ये मोरिंगा लीव्स है या मखाना है या सिंघाड़ा है, इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। लेकिन इनमें कैल्शियम, देखिए कोई भी चीज को हम 100% से कैलकुलेट करते हैं ना। अगर हमने कहा कैल्शियम 90% है, तो जो 10% बचा हुआ है, उसमें ट्रेसेस ऑफ अदर मिनरल्स मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अग्रीड। तो इसीलिए भगवान ने जितनी भी चीजें प्रकृति ने हमें दी हैं, उसमें एक बैलेंस बना हुआ है कि अगर 90% कैल्शियम है, तो उसके साथ कुछ ट्रेसेस ऑफ अदर मिनरल्स भी हैं, ताकि अगर हम उन्हें कंज्यूम करें तो हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन जो आप कैल्शियम पिल्स खाते हैं वो 100% कैल्शियम है। तो जब आप उसको खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता। उसके साथ कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए तब वो डाइजेस्ट होगा। तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, आपको एक कैल्शियम पिल देंगे, उसके साथ दो तीन और दे देंगे कि जी ये सपोर्ट है। तो अगर हमने इतनी सारी पिल्स खानी है, तो व्हाई नॉट वी टेक द नेचुरल मील। तो हम नेचुरल मील लें। तो इसीलिए हम ना सबसे ज्यादा कैजुअल अपने ऊपर हो जाते हैं ना। चलते फिरते बर्गर उठा लिया, रोल उठा लिया, रास्ते में से टाइम नहीं है कोल्ड ड्रिंक उठा ली। अगर हम इतना ज्यादा कॉन्शियस हो जाए ना कि फूड इज द मेडिसिन, और मैंने कुछ भी जाना है, आपने कहीं भी शाम तक जाना है, आपका एक डे प्लान होना चाहिए कि मैंने यहाँ यहाँ जाना और ये मेरे साथ मील होना चाहिए। आप अपने बैग में 4 बॉक्सेस रख कर ले जाइए चाहे, क्योंकि अगर तन स्वस्थ तभी मन स्वस्थ, राइट। अगर आप एक अच्छा भोजन लेंगे, तभी आप अपनी प्रोडक्टिविटी शो कर पाएंगे, अपनी ऑफिस में काम कर पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे। और तभी आप एज अ योगाचार्य या योग थेरेपिस्ट या जो भी है, क्योंकि आपकी बॉडी को देखकर लोग बता पाएंगे कि आप कितने हेल्दी हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको हमें करना क्या है, ग्रीन लीफी, मैं आपको जनरली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में जो हमारी नेचुरल चीजें जो बहुत ज्यादा रिच हैं ओमेगा 3 में, मैं उनका बताती हूँ आपको। उसमें एक तो कैबेज है, पत्ता गोभी, केल है, स्पिनच है, जो हमारा मेथी है, पालक है। इसमें बहुत अच्छा ओमेगा 3 आपको मिल जाता है।
ऑरेंजेस हैं, एप्पल्स हैं, एवोकाडोज हैं, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को लो करती हैं। कोलेस्ट्रॉल जब लो होगा तो हमारी हार्ट हेल्थ वैसे ही बेटर हो जाएगी। अच्छा, बेरीज हैं, बेरीज में ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज और स्ट्रॉबेरीज, जितनी भी बेरीज होती हैं वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती हैं, क्योंकि इनमें पेक्टिन एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम होने में हेल्प करता है। देन होल ग्रेन्स में ब्राउन राइस, होल ग्रेन ब्रेड, ओट मील। देखिए, हम रोटी जो है, चपाती है, व्हीट है, हम उसके अगेंस्ट नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि हम ऐसा ना कर ले कि सुबह रोटी सब्जी खा के चले गए, दोपहर में पराठा ले गए, रात में आके फिर रोटी सब्जी खा ली। हमने क्या किया, अपनी डाइट का 90% हिस्सा वीट को बना लिया। इसलिए आजकल इतना ज्यादा शोर मचा हुआ है कि वीट मत खाओ, वीट मत खाओ, वीट मत खाओ। किसी ने मुझसे कल पूछा था, मैम क्या वीट इतना जहर है, तो पहले के लोग क्यों जिंदा थे? देखिए, पहले के जो आपके पेरेंट्स या आपकी दादी थी, जो भी था, आप लोग ने देखा होगा, 4-4 5-5 पराठे रोटी वो खा लेते थे। लेकिन देवर फाइन, बिकॉज वो लोग बहुत सारी धूप लेते थे, हार्ड वर्क बहुत करते थे, तो वो डाइजेस्ट हो जाता था बॉडी को। लेकिन अब हमारा सिस्टम अलग है, तो जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमें वीट को कम करना है, हमें और चीजों को ऐड ऑन करना है अपनी डाइट में। तो होल ग्रेन्स, जैसे मैंने कहा, ब्राउन राइस, होल ग्रेन ब्रेड, ओटमील, ये सब आप खा सकते हैं। फूड जो नट्स है हमारे, जैसे अखरोट है, बादाम है, और तिल है, सूरजमुखी के बीज हैं, पंपकिन सीड्स हैं, फ्लेक्स सीड्स हैं, ये बहुत हाई है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। आप ये भी कर सकते हो, जब आपने चपाती खाई उसमें 1 चम्मच आपने अलसी के बीज डाल दिए, या आपने सैलेड बनाया, सैलेड के ऊपर डाल दिया, कुछ भी नहीं है तो एक मुंह में डाला और खा लिया, चबा लिया, दैट इज इनफ। इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट ओमेगा 3 पिल्स फ्रॉम आउटसाइड, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप ये खाएं। दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। उसके बाद राजमा जो है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद जो दालें हैं, वाइट छोले हैं, और साबुत उड़द की दाल है, और सोया है, सोयाबीन है, टोफू है, ये सब ही बहुत हाई आप बहुत ही हाई न्यूट्रिशियस मील्स हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ को बेटर करती हैं। और इसके अलावा ऑरेंज जूस जो है, अगर आप ऑरेंज जूस रेगुलर पियेंगे, जब भी मौसम आता है, आप देखिएगा कि जब भी मौसम बदलता है ना, मतलब ये ना एक ट्रिक बना लो, जैसे ही मौसम बदलेगा जो भी मौसम की सब्जी होगी ना वो जरूर खानी है। जैसे अभी बेल आएगा, गन्ना आएगा, तो वो जरूर लेना है। उसके बाद जब सीजन बदलेगा तो सिंघाड़ा आएगा, वो जरूर लेना है। प्रकृति इतनी महान जिसको हम बोलते हैं, उसने हमें हर मौसम के साथ फल दिए, पर हम क्या करते हैं, हम लोग तो कोल्ड स्टोरेज के फल ही खाएंगे, क्योंकि हमें तो वही पसंद है। हम लोग सर्दियों में घिया खा रहे हैं, गर्मियों में गोभी खा रहे हैं। हमने सिस्टम खुद ही खराब किया है। तो ओवरऑल एक अच्छा आहार, अच्छे योगासन्स, फिजिकल एक्सरसाइज, मन को शांत रखना, और अपने स्ट्रेस लेवल को कम करके आप अपनी हार्ट हेल्थ को तो अच्छा कर ही सकते हो, ओवरऑल अपनी बॉडी को भी बेटर कर सकते हो। आई होप वी आर गुड फॉर द डे। इससे ज्यादा सुनोगे तो फिर बोर हो जाओगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क। जैसे शुगर है तो वो शुगर केन कैसे लेगा? अच्छा, देखो, इस केस में ये है कि शुगर कितनी है, नंबर वन। ठीक है। अगर आपका अगर आप डायबिटिक हो, बहुत ज्यादा मेडिसिन खाते हो, आपका HbA1c बहुत हाई है, तो हम शुगर केन नहीं लेंगे, क्योंकि वो हाई शुगरी फूड है। बट जनरली अगर आपका HbA1c 6, 6.5, 7 है, तो आप ले सकते हैं। तो हमें ये समझना है कि जो प्राकृतिक भोजन है वो हमारी शुगर को इतना नहीं बढ़ाता जितना अप्राकृतिक भोजन बढ़ाता है। तो जब हम प्रोसेस्ड फूड लेते हैं ना, जैसे वीट है, पकी हुई सब्जी है, वो हमारी शुगर को और ज्यादा बढ़ाता है। तो हमें अपनी डाइट में पकवाहार को कम करेंगे और कच्चा आहार को बढ़ाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हमें पूछना था। हाँ जी। जैसे आपने बताया कि सब्स्टिट्यूट वाली दवाइयाँ जो लेते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होती है बॉडी में या उसका फायदा नहीं होता है। बट जब लोगों में B12 कम हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है, D3 कम हो जाए तो डॉक्टर्स उनको इंजेक्शंस देते हैं या सब्स्टिट्यूट दवाइयाँ देते हैं, जिससे वापस जब टेस्ट करते हैं तो वो बढ़ जाता है। हम्म। तो फिर वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो, हमें ना हमें दो चीजें सोचनी है। एक तो हमें सोचना है शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, एक हमें सोचना है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन।
ऐसे तो देखो, अगर आपको डायबिटीज है, आपने डायबिटीज की मेडिसिन ली तो वो कंट्रोल हो जाएगी। यू कैन टेक इट फॉर दैट टाइम पीरियड कि वो कंट्रोल हो जाए। लेकिन क्या हमें उसे हमेशा कंट्रोल ही करना है, या हमें उसे खत्म करना है? अब जैसे अगर आप बात करो कि जी कोई बूढ़ी दादी है या कोई बच्चा है या कोई भी है, XYZ है, जिसका विटामिन B12 बहुत कम हो गया, तो वी हैड टू गिव देम इंजेक्शंस कि वो एक स्टेबल कंडीशन पे आ जाए। तो जब वो स्टेबल कंडीशन पे आ जाएगा तो हमें उसके आहार को इतना बेटर करना है कि फिर हमें उसको सप्लीमेंट ना देना पड़े। देखो, एलोपैथी इज ऑलवेज देयर फॉर द इमरजेंसी केसेस, बट नॉट फॉर दोज जिनको इमरजेंसी, जिन्हें जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जरूरत हो या ना हो, वी अप्रोच इट नोइंगली और अननोइंगली कि चलो। अब बहुत सारे लोग, मेरे पास इतने पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कौन जूस पिएगा, दवाई खा लो, दैट इज ओके। मैं ऑफिस में बैठ के कहाँ जूस का अरेंजमेंट करेंगे, लेट मी टेक द पिल्स। तो हमें उस एटीट्यूड को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। थैंक मैम अगर हेलो मैम। ट्राइग्लिसराइड 700 प्लस है तो सेम प्रिक्वेशन फॉलो करनी चाहिए या कुछ डिफरेंट? नहीं, ट्राइग्लिसराइड्स देखो 700 प्लस है, बहुत ज्यादा है। इसका इफ आई टॉक अबाउट योग एंड प्राकृतिक चिकित्सा, तो पहला नियम है उपवास। आप उपवास पे जाओ, कच्चा आहार पे जाओ, यू विल सी अ वेरी वेरी गुड चेंज। बाकी पेशेंट की जो फिजिकल कंडीशन है उसको देख के मैं बता सकती हूँ, लेकिन एट द इंस्टेंट यू शुड गो ऑन अ फास्टिंग। ओके। हेलो मैम। हाँ जी। जी मैं पूछना चाह रही थी कि डेयरी प्रोडक्ट्स का क्या इफेक्ट रहता है हार्ट पर। कहते हैं कि प्रोटीन के लिए वेजिटेरियंस के पास डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा कोई सोर्स नहीं है ज्यादा। हम्म देखो, अगर आप वो कैलोरी चार्ट खोल के देखोगी ना, एंड इफ यू सी मीट, तो ऐसा कोई, इफ यू सी मिल्क, तो ऐसा कोई बहुत हाई प्रोटीन नहीं है मिल्क में। मिल्क से ज्यादा प्रोटीन आपको मिलेगा दालों में, टोफू में, सोया में। मिल्क मिल्क जनरली, देखो मिल्क लेने का क्या प्रॉब्लम है, जिस आजकल, पहले क्या होता था, इफ आई टॉक अबाउट दी, आप देखो पहले का मैं कंपैरिजन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जनरली लोग कहते हैं जी हमारे तो दादी बाबा सब लोग दूध ही पी के बड़े हुए हैं, दूध ही पीते थे और ये सब करते थे, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट, हमारे पड़ोस में एक घर था जिनके घर एक काऊ थी, ठीक है। काऊ का एक कमरा था, उस कमरे को गोबर से पोता जाता था ताकि काऊ को ठंडक लगे। उसके ऊपर एक फैन लगा हुआ था, वहां पे एक ओदी थी जिसमें गाय का फूड डाला जाता था। घर में कुछ भी फंक्शन होता था तो सबसे पहले गाय को वो पूजा जाता था और फिर खिलाया जाता था, ठीक है। तो द काउ वॉज कंसिडर्ड एज द फैमिली मेंबर। उसको कोई इंजेक्शन नहीं दिए जाते थे। तो गाय को भी ये लगता था कि ये भी, देखो गाय भी, मैं आपको एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रही हूँ। तो उस एनिमल को भी ये लगता था कि ये भी मेरे अपने हैं, जिसे जो मेरा दूध पी सकते हैं, ठीक है। आजकल क्या होता है कि आप दूध पी रहे हैं गौशाला से, या आप डेयरी से पी रहे हैं, जो भी आर्टिफिशियली बनता है। गौशाला में काउज आर फोर्स्ड टू गिव द मिल्क। उनको बहुत ज्यादा इंजेक्शन, उनको इस्ट्रोजन के इंजेक्शन लगते हैं, टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगते हैं, ताकि मिल्क प्रोडक्शन बेटर हो जाए। तो यू आर ड्रिंकिंग मिल्क, इन अ वे यू आर ड्रिंकिंग हॉर्मोन्स। तो बहुत बार देखा है कि मेल्स की चेस्ट बाहर आ रही है, दे आर डेवलपिंग गाइनोकोमास्टिया, फीमेल्स के बाल यहाँ निकल रहे हैं। तभी दिख रहा है कि सबको उल्टा सीधा सिम्टम्स आई जा रहे हैं, क्योंकि आप अननोइंगली हॉर्मोन्स पी रहे हैं। इसलिए वी डू नॉट सजेस्ट कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स लें। सेकेंडली, डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्रीजेज एलर्जी इन द बॉडी अपनी काउ। और जनरली इफ वी टॉक अबाउट वी मिल्क, तो जो 5 साल के बाद हमारी बॉडी में लैक्टेस एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता है, तो मिल्क इज नॉट वेरी मच इजिली डाइजेस्टेबल विद द बॉडी, बाय द बॉडी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मिल्क को फर्मेंट करके जो दही बनती है ना, उसको आप ले सकते हैं, क्योंकि फर्मेंटेड फूड एक्ट्स एज अ प्रोबायोटिक फॉर द बॉडी, और वो आपकी बॉडी में इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। दैट इज अ मच बेटर ऑप्शन, बट अवॉइड मिल्क। ऐसा नहीं है कि मिल्क ही एक बहुत अच्छा सोर्स है। आप कभी भी वो चार्ट खोलकर देखना, जो हमारा डाइटरी, जिसमें कैलोरी चार्ट उसको बोलते हैं। तो अगर आप मिल्क और सोया और नट्स को कंपेयर करोगे, तो ऐसा नहीं है कि मिल्क में हाईएस्ट ऑफ द प्रोटीन है, नो। ओके मैम, व्हाट अबाउट पनीर? पनीर भी देखो, पनीर इफ मेड अप ऑफ मिल्क, पनीर आप ले सकते हो, बट अगेन इट इज द सेम थिंग। लेकिन पनीर का भी क्या होता है, पनीर दूध को फाड़ के बनता है, तो बहुत सारी चीजें हम्म। उसमें छट जाती हैं, और उसका प्रोसेस अलग हो जाता है, तो फिर भी वो बेटर है।
बट टोफूज आर अ बेटर ऑप्शन. या पामंड मिल्क बना लो, सोया मिल्क, कोकोनट मिल्क, मूव टुवर्ड्स दीज ऑप्शंस विच आर, जिसको हम बोलते हैं वेगान डाइट, मतलब मोर ऑफ द वेजिटेरियन मील. दैट इज हाउ इट इज. मैम वे प्रोटीन ले सकते हैं क्या? अच्छा, किसने पूछा है? कुणाल, तुमने पूछा? रजत मैम, रजत। अच्छा, देखो अभी ना कुछ दिन पहले एक बड़ा अच्छा वो आ रहा था शार्क टैंक में. किसी ने प्रोटीन पाउडर बनाया और वो बेच रहा है, ठीक है. ही इज सेलिंग इट फॉर 4,000 5,000 पर बॉक्स. अच्छा, उससे पूछा गया आपने मिल वे प्रोटीन बनाया कैसे? उसने क्या कहा कि दूध को फाड़ा, उसका पानी बनाया और उसको 10 बार 20 बार प्रोसेस किया तो वे प्रोटीन बन गया. तो आप इतना प्रोसेस्ड फूड क्यों खा रहे हो भाई? आप दूध को फाड़ो, उसको पियो दिन में 2 बार. वाई कांट यू टेक द डायरेक्ट थिंग्स? आपको भी तो बड़ा वो दिखना है ना मॉडर्न, कि हम तो एक डब्बा लेके आए हैं 5,000 का या 4,000 का, और हम डब्बे में से प्रोटीन निकाल के पी रहे हैं. दैट इज वॉट वी आर, यू नो. हम तो इसी रेस में भाग रहे हैं ना. हमारे पास ये डब्बा है, हमारे पास ये प्रोटीन पाउडर है. आई एवरीथिंग पैक्ड इज अ पॉइजन. मेरे पास एक सीएफओ आता है जो एफएसएस, जो एक इसका मिल्क प्रोडक्ट कंपनी का सीएफओ है, जो यही बनाते हैं प्रोटीन पाउडर्स. आई वोंट टेक द नेम. वो उसने मुझे कहा कि आप डब्बे के नीचे एक जगह लिखना, सिर्फ बहुत छोटा सा लिखा हुआ है पाम ऑयल. एवरीथिंग इज मेड इन डालडा, पाम ऑयल. जिसे आप सोचते हो ना हम तो अब ऊपर उठ गए हैं, हम तो सरसों का तेल खाते हैं, हम ये खाते हैं. यू आर इन अ वे ईटिंग दैट डालडा ओनली, नथिंग एल्स. So it is always better you take a natural thing. Don't go for the packed food at all. It's going to ruin your life, I'm telling you. मैम एक क्वेश्चन और था। जैसे आपने नेचुरल मील्स के लिए ऑप्शंस बताए जिसमें हमें ग्रीन लीफी वेजीज एंड कैबेज ये सारी चीजें लेनी चाहिए, तो अभी हम देख सकते हैं जैसे भी शिवम सर भी कल क्लास में बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो नोएडा की जो सब्जियां आती हैं वो सारे नाले के पानी से बनती हैं। तो हम तो उसको अप्रोच कर रहे हैं अपनी हार्ट हेल्थ को बेटर करने के लिए, हम कैबेज और इन सब चीज़ों को खा रहे हैं एंड समहाउ वी आर टेकिंग द ऑल टॉक्सिन्स वेजिटेबल्स इन आवर डाइट्स। सो वो तो कहीं ना कहीं ऑपोजिट वे में ही हमें करेंगी। सो क्या कुछ ऐसे डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसीजर हैं इन नेचुरोपैथी एंड जो हमें देखो इन टॉक्सिन्स को सवाल आउट ना करने में हेल्प करें? ये सवाल ना बहुत बार पूछा जाता है हमसे, बहुत बार, कि मैम नाले की सब्जियां हैं कैसे खाएं. आप मुझे बताओ कि अगर सब्जी अगर सब्जी किसी गलत उसके किनारे भी है ना, तो भी वो सब्जी उस अननेचुरल फूड से बेटर है हर हाल में. अगर आप एक रियल का जूस पी रहे हो और अगर आप एक मैंगो खा रहे हो, तो वो मैंगो हर हाल में बेटर है, क्योंकि वो फिर भी नेचुरली राइपन हुआ है. मैं तुम्हारी बात से अग्री करती हूँ कि आजकल लोग केमिकल्स मिलाते हैं, ये मिलाते हैं, जो भी है. लेकिन फिर भी ये चीजें, अब आप ये देखो, जब सब्जियों में केमिकल मिलाते हैं और आपको वो दिख रहा है, तो अननेचुरल चीजें जो हैं, जो रियल जूस है वो है, उस पे तो 50 नाम लिखे हैं, ये इमल्सिफायर है, ये प्रिजर्वेटिव है, ये एसिड है इसमें, तो वो क्यों पी रहे हो? तो हम सिर्फ बच रहे हैं कि हम ये कह के बच जाएं कि जी नाले की सब्जी हम नहीं खाएंगे. बट आर यू, जो आप आशीर्वाद का आटा लेकर आते हैं ना, उसके नीचे पढ़ो क्या क्या लिखा है. तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो यू आर स्टिल ईटिंग बेटर देन एनी ऑफ द पैक्ड फूड. आप एक पार्ले जी के बिस्किट के नीचे पढ़ो क्या लिखा है. तो ये ना एक हमेशा वाद विवाद का मुद्दा रहेगा. लेकिन ये समझो कि प्राकृतिक भोजन तो प्राकृतिक ही है. एटलीस्ट वो सनलाइट में पक रहा है और उसमें मिट्टी में से बहुत सारे मिनरल्स जा रहे हैं, तो वो फिर भी आपकी बॉडी में हर लिहाज में बेटर है. मैम और मैंने तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कोई ऐसा मतलब हम जो कर सकें, फास्टिंग इज गुड कि केवल देखो, फास्टिंग भी? फास्टिंग, उपवास तो रखना ही इसलिए था, जो व्रत है वो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया ही इसीलिए. इसीलिए उसे किसी डर के साथ जोड़ दिया कि हस्बैंड के लिए रखना है या बच्चों के लिए रखना है या मम्मी के लिए रखना है या पापा के लिए रखना है, ताकि आप डर के मारे भूखे रह लो. पर हमने तो वो भी छोड़ दिया. हमने तो नवरात्रा थाली, कुट्टू पकौड़े और ये सब शुरू कर दिया. फास्टिंग का कॉन्सेप्ट ही है कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो. उस दिन आपने भोजन से दूरी बनाकर रखनी है. तो यू हैव टू टेक लेसर एंड लेसर ऑफ द फूड, ताकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना समय मिले कि वो आपके शरीर में जमा गंदगी पर काम कर पाए. दैट इज हाउ इट इज. मैम जैसे आपने बताया अभी कि नाले की सब्जी भी खा सकते हैं, लेकिन आजकल जितनी भी सब्जियां बनती है उस पे बहुत सारे केमिकल का छिड़काव पड़ता है.
सो उसको हम धो भी ले तो भी कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो निकलते नहीं और जो हार्मफुल हो जाते, जैसे बीच में ऐसे आया था कि लौकी की वजह से काफी लोगों की डेथ हो गई थी। तो फिर कैसे भरोसा करें कि कच्ची सब्जी खाएं, क्योंकि मैं अगर समझती कच्ची हूँ। खाएं तो हाँ, देखो, ये मैंने वही कहा ना, ये हमेशा एक वाद विवाद का मुद्दा रहेगा। इसका ना एक मैं आपको बताती हूँ, छोटा सा जो हम सोल्यूशन कर सकते हैं वो ये है कि आप सीजनल खाओ। देखो, जब आपको पता है कि गर्मियां हैं और घिया का मौसम है, तो घिया को वो अननेचुरली प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि वेदर इज सपोर्टिंग, है ना। तो जब हम किसी चीज को अननेचुरली तब प्रोड्यूस करते हैं जब वो बिक ज्यादा रही है पर वो उग नहीं रही। ठीक है। अब अगर कोई चीज नेचुरली उग रही है तो ना तो उसमें प्रिजर्वेटिव की जरूरत है, ना उसको कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो जब भी जिस चीज का मौसम है तब खाओ। अब जैसे तरबूज है, तो वो होता है मई जून जुलाई, मेजरली ये 3 महीने। जो जुलाई के बाद जब बारिशें आ जाती है तो बंद कर दिया जाता है। तो आप ये 3-4 महीने ही खाओ। और उसके बाद भी जब आप एक ही वेंडर से लाते हैं और एंड यू सी कि आपको खाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है या इसका कॉन्टिन्यूसली खराब हो रहा है, देन यू नीड टू चेंज द वेंडर। इसमें सिर्फ हम यही कर सकते हैं। अब आपको पता है कि ये जो आप बिस्किट्स खरीदते हैं, नमकीन खरीदते हैं, बड़ा कॉमन है हर घर में। तो बिस्किट्स की एक्सपायरी भी होती है, फिर जब ये रीसेल करते हैं एक्सपायरी चेंज करके फिर रीसेल कर देते हैं। तो ये इस मुद्दे पे हम सिर्फ कितनी भी बात कर ले इसका कोई अंत नहीं निकलेगा। इसको सिर्फ यही करो कि सीजनल खाओ और उस लिमिटेड टाइम के लिए खाओ। ये नहीं कि जी मैं तो, हमारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, हम तो कोल्ड स्टोरेज के एप्पल खाते हैं 12 मास। तो क्यों खाने हैं कोल्ड स्टोरेज के एप्पल? दिस इज व्हाट इज द केस, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग लाइक दिस। अब आप लोग जब आप लोग वेकेशंस पे जाते हो, लेट्स से आप राजस्थान किसी वेकेशन पे गए, तो वहां जाकर भी आपको सेब क्यों खाना है, या वहां जाकर को आपको मखनी दाल और पनीर क्यों खाना है? वहां जाकर आपको सेर कांगरी की सब्जी क्यों नहीं खा सकते आप, दाल भाटी चूरमा क्यों नहीं खा सकते आप? हमारी प्रॉब्लम यही है। तो जो वो लोग पनीर खिलाएंगे आपको, वो ऐसे ही खिलाएंगे क्योंकि उन्हें पता है दिल्ली के लोग हैं, जाके यही सब खाएंगे। तो मतलब दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब आप रीजनल खाएंगे ना तो आपको हमेशा चीज अच्छी मिलेगी। आप अननेसेसरी चीजें ढूंढोगे तो फिर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही खराब। Guys, I have 5 more minutes. I have to rush for my OPD. आपको जो जो I सवाल है, wanted 5 मिनट to है मेरे ask पास। हाँ जी। one thing that मैम ने अभी क्वेश्चन किया था अबाउट डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जिस तरह से आप हार्मोन्स की आप जो बात कर रहे थे, जो काउज और बफेलो में डाला जाता है, तो इसका इफेक्ट बच्चों पे भी आता है। तो मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर ये कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव सीन माय सन एंड डॉटर getting the precarious, it's called precarious puberty, जो प्रिकेरियस, इफ आई एम यूजिंग द टर्म राइट। तो मेरी बेटी के साथ के बच्चों में अभी भी जैसे कहते हैं ना, बॉडी पे बाल आ जाना और थोड़ा सा वॉइस का हल्का हेवी हो जाना, तो वो टाइम से पहले हो गया है उसके साथ। तो आफ्टर कंसल्टिंग द गायनी एंड द अदर डॉक्टर, दे सेड आई नीड टू कर्ब सर्टेन थिंग्स। तो जैसे आपने डायरी प्रोडक्ट की बात की, अब क्या दूध देना बच्चों को क्या सही है, या एक टाइम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, या उसका सब्स्टिट्यूट क्या है कैल्शियम को अगेन नेचुरली इंड्यूस करने के लिए बॉडी में? अब प्लीज तो जस्ट एडवाइज ऑन दिस। देखो, 5 साल से छोटे बच्चों के अंदर लैक्टेस एंजाइम होता है। तो दूध अगर आप उन्हें दोगे वो उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो 5 साल से छोटे बच्चों को हम दूध पे ही रखते हैं मोस्टली, हमारा जो इंडियन सिस्टम है। तो दैट इज फाइन क्योंकि वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, 5 से 6 साल के नीचे के बच्चे। उसके ऊपर जब बच्चे बढ़ते हैं तो कैल्शियम के लिए दूध की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। आप शौक के लिए दे सकते हैं क्योंकि हमारे इंडियन सिस्टम में ठंडा दूध, दूध में मक्खन, वो दूध में बादाम घोलकर पीना और ये सब बड़ा कॉमन है क्योंकि वी टेक इट एज अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। तो अगर आपको दूध देना है तो उसको हैबिट मत डालो कि हमने बच्चे को दिन में एक बार दूध देना ही देना है, या हमने दिन में 2 बार देना ही देना है। डोंट मेक इट हैबिट। कोशिश करो दूध से हम छाछ पड़ ले आए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप कच्चा नारियल दे सकते हो। फिर मैंने कहा भाई आप जैसा मैंने कहा ना आपको, फिर वो कैलोरी इंडेक्स खोल के देखो कि दूध में और चीजों में कितना कैल्शियम है। यू विल नॉट फाइंड कि दूध हाईएस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है, कभी नहीं। आप तिल दो। अब आपने फॉरेनर्स को देखा है, वो जैसे उनकी सैलेड होती है, या इंडियंस में भी सैलेड पे 1 चम्मच तिल डाल दो रोज। इट इज इनफ फॉर योर बेबी। सेकेंडली आप बादाम दे दो। बादाम आपने 5-6 बादाम भिगोए, उन्हें कूट कर बच्चे को खिला दिया, दैट इज इनफ। आपने
आप जरूरी है रोज गेहूं का ही आटा खाना, आप सिंघाड़े की आटे की रोटी बना दो, इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। आप रोज मखाने दो बच्चों को, मखाने सूजी का कुछ बनाकर दे दो। तो ऐसा नहीं है कि दूध से ही आपको कैल्शियम मिलेगा, बहुत सारी ऑप्शंस है। कि मदर्स को लगता है कि दूध पिलाकर एक बड़ा अच्छा मैंने बच्चे को पिला दिया है तो बच्चा फुल हो गया, बट नो, मेडिकली दिस इज नॉट वेरी गुड। तो डोंट मेक इट अ हैबिट। शौक के लिए कभी कभी दे दो, ऐसे तो सब कुछ हमारी बॉडी में हो सकता है, लेकिन विलिंगली अवॉइड करो उसको देना, क्योंकि आजकल का समय बदल रहा है। अब दूध की क्वालिटी वो नहीं रही है। और अगर आप दूध लवेगा तो अपने घर में पालो, गाय को पालो और दूध पिलाओ। बहुत बहुत आभार मैम। मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस एक मूल दिशा से अब आगे की तरफ अग्रसित हो रही है, क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला ऐसी है कि पूरा विश्व इस समय जुड़ा हुआ है। अब मैं कुछ लोगों को अभी देख पा रहा हूँ, यूएसए, मतलब रात के 2 बज रहे हैं फिर भी लोग जुड़े हुए हैं, इंडोनेशिया से और विभिन्न अलग अलग, मतलब पूरे विश्व से लोग जुड़े हुए हैं, और पूरा भारत तो यहाँ पे दृश्यमान है ही है। मैं आप सभी के प्रश्नों की श्रृंखला समझता हूँ, और आप आश्वस्त रहिए, आगे आने वाले समय में जिस दिन मेरा लेक्चर होगा आप पूरे प्रश्नों को लिख के रखना, हम उस पर डिस्कशन करेंगे, और मैम को भी मैं प्रश्न आपके प्रेषित कर दूंगा। फिलहाल मैम, चूंकि आपको पता है कि मैम सीएमओ है और उनका हॉस्पिटल भी है, तो इनकी अपनी नैसर्गिक जिम्मेदारियां भी हैं। मैं मैम आपको एसकेएमयू का परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए डॉक्टर विनोद कश्यप सर को आमंत्रित करता हूं। मैं अपनी तरफ से भी आपको धन्यवाद देता हूं। एनआईएच परिवार और एसकेएम परिवार और समस्त लोग जो भी योग शिक्षक हैं, आप सभी का अपना अपना एक एक ब्रांड होगा। आप सभी की तरफ से समशुद्धि के लिए और डॉक्टर शालगुप्ता मैम के लिए बहुत बहुत आभार मैम। मैं आमंत्रित करता हूँ 1 मिनट में अपनी बात रखने के लिए डॉक्टर विनोद कश्यप सर को, यदि डॉक्टर साहब उपस्थित हो तो प्लीज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शालू गुप्ता जी, क्योंकि आपका ज्ञान तो हमें धन्यवाद। मिलता रहता है। आप रेगुलर बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस सेमिनार में आपके सेशन हम देखते हैं, मिलते हैं, और आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, और ऐसे ही आपका ऐसा ही सहयोग हमें मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे। इसीलिए धन्यवाद करते हुए आप नमस्कार। धन्यवाद। बाकी थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बाकी सभी थैंक छात्रों यू। सूचना दी जा रही है कि कल मेरा लेक्चर होगा, तो कल हम लोग साथ बैठेंगे और योग और हृदय के विषय में कुछ नोट्स बनाएंगे और अन्य विषयों पे बात करेंगे। परसों आपकी कक्षा जो है वो प्रैक्टिकल कक्षा होगी, तो आप अपने मस्तिष्क में वही बना के रखिएगा। जो लोग टाइम जोन, अलग टाइम जोन में है, खास करके जो यूएसए या जो उधर जापान में कुछ लोग और यूरोपियन कंट्रीज में है, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना। 2 दिन जो कक्षा होगी, मास्टर सुजीत प्रसाद कक्षा लेंगे। वो वियतनाम के बहुत ही प्रसिद्ध योग अध्यापकों में से एक है, और हृदय में काफी सारा कार्य उन्होंने किया है, जो कि उनके ही नोन में से कुछ लोगों को हार्ट अटैक हुआ था, उसके बाद उन्होंने काफी कार्य किया है। तो हम लोग अगले 2 दिन, यानी कल मेरी कक्षा होगी, कल के उपरांत 2 दिनों की कक्षाएं जो है वो प्रैक्टिकल कक्षा से संबंधित होगी। तो और लास्ट डे एक और लेक्चर होगा जिसके विषय में प्रोफेसर डॉक्टर चारू मैडम ज्वाइन करेंगी आपको, तो एकेडमिकली आपको बताएंगी। आज की इस कक्षा को हम लोग यही समाप्त करते हैं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद समय से जुड़ने के लिए। और लगातार, मतलब मैं देख रहा था 48 लोग थे, 48 बने रहे, पता नहीं 2 लोग कौन उपस्थित नहीं थे, लेकिन मीनवाइल 50 लोग के सर ग्रुप जी, में उपस्थित रहे। तो आपका नमस्ते बहुत सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मीटिंग एंड कर दीजिए विनोद सर, आप अभी सर होस्ट। जी,